कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, पूरा एक्शन आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही अगले दिन की स्ट्रैटेजी आपको बाजार में और किन शेयरों में रखनी चाहिए। और बातचीत के लिए सबसे पहले हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज खास मेहमान जो हमारे साथ इस शो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर राय देंगे वो हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम हमेशा की तरह हमारे साथ स्पेशल रिसर्च के साथ मौजूद है। बाजार में एक्शन के बारे में अपडेट हमें देंगे आज कुशल गुप्ता। साथ ही आईटीसी के आउटलुक को बताएंगे देवांशी आशर। और ओएफएस पर अहम रिसर्च लेकर हमारे साथ हैं वरुण दुबे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन हल्की तेजी के साथ बाजार बंद होने में कामयाब भी रहे। कारोबार के दूसरे हिस्से में हालांकि थोड़ा दबाव था, लेकिन 8वें सत्र में बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। दिग्गज शेयरों में खास तौर पर अच्छी खरीदारी ने बाजार को ऊपर जाने में मदद की, मगर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी आज जरूर देखने को मिली। मेटल और ऑयल गैस शेयरों पर दबाव आज ज्यादा था और आखिर में सेंसेक्स 84 अंक और निफ्टी 17 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % तक टूटे। ये तो बाजार में कारोबार का हाल रहा। आईआईज और डीआईआईज के डेटा क्या कहते हैं, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज करीब 615 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो 1029 करोड़ रुपए की आज इन्होंने बिकवाली की है। बाजार पर एडिटर्स टेक का रुख करते हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास हम आ रहे हैं। आज हमने देखा कि हालांकि बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन हाँ, मुनाफा वसूली भी हावी थी। क्या वजह रही है इसकी? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत थे और उसके चलते हुए भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुले और दो जादुई आंकड़ों के पार निकले। पहला, निफ्टी पर 12,000 का लेवल हमने फिर से छुआ और बैंक निफ्टी पर 24,000 के पार निकले। लेकिन उसके बाद पहले घंटे से ही मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्पेशली बैंकिंग शेयरों में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी। बाजार ऊपरी स्तरों से कमजोर भी हुए, लेकिन दिन के दौरान सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते करते अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में फिर से बंद होने में कामयाब रहे, यानी कि तेजी का रुझान बरकरार रहा। हाँ, निफ्टी जरूर हल्की कमजोरी के साथ 135 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो कह सकते हैं कि बेहतरीन तेजी, एक तरफा तेजी देखने के बाद लगभग 1200 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर एक तरफा हुई है और 20,500-400 के लेवल से बैंक निफ्टी भी लगभग 24,200 तक के लेवल पर नॉन स्टॉप भागा है। ऐसे में हल्की प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था। तो आज के सेशन को बजाय कमजोरी के प्रॉफिट बुकिंग के सेशन के तौर पर देखा जा रहा है। एक अच्छी तेजी के बाद हो सकता है बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश यहाँ पर करें अगली चाल डिसाइड करने के पहले। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन बाजार में आज भी देखने को मिला, जहाँ सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी तेजी का रुझान बरकरार रखा। कुल मिलाकर कह सकते हैं 8वें सत्र में लगातार बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। अब अगले दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अनिल जी, आपसे हम समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझना ज्यादा जरूरी है। और ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता हैं। कुशल, जरा बताएं आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो बाजार ने आज एक ऐतिहासिक दिन बनाया। 24 फरवरी के बाद आज पहली बार हमें वापस से 12,000 के लेवल्स जो है निफ्टी टच करते हुए नजर आए, पर उसके बाद थोड़ी सी कूल ऑफ आपको होता हुआ दिखा ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट्स का। पर फिर भी अगर आप देखेंगे इंडेक्स वाइज तो लगातार 8वें दिन यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। गेनर्स में आईटी स्टॉक्स जो थे वो काफी फोकस में थे, जिसमें इन्फोसिस जो है टॉप गेनर निकल के आया, करीब 3% का उछाल यहां था। वहीं अगर आप लूजिंग
साइड पर देखें तो भारतीय एयरटेल में लगातार आपको प्रेशर आज के बाजार में भी देखने को मिला और करीब 2 से 2.5% तक की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। साथ ही मेटल काउंटर से जेएसडब्ल्यू स्टील जो है अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जो साथ ही जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, वहां पर सबसे ज्यादा तेजी आज का स्टार परफॉर्मर आप कह सकते हैं इसमें हमें देखने को मिला, जिसमें कोफोर्ज और एल&टी इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स में 9 से 12% तक का अपसाइड मूव आपको दिन के दौरान देखने को मिला और टाटा एएलएक्सआई से भी शानदार परफॉर्मेंस रही। और फार्मा स्पेस भी जो है आज इक्वली पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बंद होता हुआ नजर आया, जिसमें ग्रैन्यूल्स जो था वो टॉप गेनर था। साथ ही बायोकॉन और सिप्ला जैसे शेयरों में भी आखिरी 1.5 घंटे में अच्छी मजबूती बनती हुई नजर आई। मेटल स्पेस जो थे यहां पर टॉप लूजिंग था, क्योंकि डीलिस्टिंग फेल होने के बाद आपको वेदांता में हेविली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। 20% का जो ओवरऑल लोअर परफॉर्मेंस था वो आपको आज स्टॉक में देखने को मिला। साथ ही वेल्सपन कॉर्प और हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयरों में भी आपको गिरावट जो है देखने को मिली। ऑटो स्पेस भी आज मुनाफा वसूली का शिकार बना, जिसमें मदरसन सुमी टॉप लूजर निकल कर आया। 2 से 2.5% तक की सुबह में ये गिरावट थी, जो आगे तब्दील होती हुई दिखी 7-7.5% की गिरावट में। तो यहाँ हेविली अंडर परफॉर्मेंस रही। साथ ही अपोलो टायर्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला। आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे तो मजगांव डॉक, इसका आईपीओ जो था वो कंपैरेटिवली जो है शुरुआती सत्र में काफी अच्छे गेन्स के साथ इसमें ओपनिंग हुई और यूटीआई एएमसी की सुस्त रिस्पांस आज के सत्र में हमें देखने को मिला। और साथ ही जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो यहां पर आईजीएल यूनाइटेड स्पिरिट जो सचिन जी का था वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस थी। और राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में हमें आपको टाटा ईएलएक्सआई बताया था, जहां पर काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दर्ज होती हुई नजर आई। तो बाजार के किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रिएक्शन था, ये कुशल आपने काफी डिटेल में हमें बताया। फिलहाल आपका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी जी का रुख करते हैं। आशीष जी, बाजार हरे निशान में बंद जरूर हुआ पर मुनाफा वसूली भी थी। आगे आने वाले दिनों में कैसा ट्रेंड आप देखते हैं? दूसरी बात यह कि इंट्राडे पिक के तौर पर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जा सकती है? जी, मेरा मानना है कि अभी 8 दिनों में जो हमने तेजी का दौर देखा है, ये बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार को कोई बड़ी गिरावट की तरफ ले जाएंगे। मेरा मानना यह रहेगा कि आईटी और फार्मा ये 2 सेक्टर है जो बाजार को आगे भी जाके लीड करते रहेंगे, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशन में जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर हैं उनमें यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि उनका वेटेज भी अच्छा है इंडाइसेस में, तो वो मेंटेन रहेगा मोमेंटम बाजार का। इसके अलावा मेरा मानना है सीमेंट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये भी अच्छे नतीजे आगे आने वाले क्वार्टर में प्रेजेंट करेंगी। तो बिल्कुल एक बाजारों को आप नई हाई की तरफ ज्यादा आगे आने वाले समय में देखेंगे। मेरा मानना है विप्रो और इन्फोसिस एक आगे जाके बाजारों के लिए एक टोन बिल्कुल पॉजिटिव सेट करेगा। जहां तक यदि कल किसी को पोजीशन लेना है तो उसके लिए मेरा एक फंडामेंटल पे कोफोर्ज रहेगा। जरूर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, बट मेरा मानना है कि आगे भी ये परफॉर्म करता रहेगा। अब उसके पीछे अगेन रीजन यही है कि जो उनके अल्टीमेट एंड यूजर सेगमेंट्स हैं वहां पर दोबारा से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और चूंकि अब पैरेंटेज चेंज हो गया है कंपनी का, तो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में आ रहे हैं। तो बिल्कुल कोफोर्ज को कल के लिए भी बाय कर सकते हैं। जहाँ तक एक वीक का सवाल है तो दोबारा से मैं फार्मा की तरफ जाना चाहूंगा। मेरा मानना है आज डॉक्टर रेड्डी ने काफी अच्छा एक रिवर्सल दिया है काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद। और अब चूंकि 28 अक्टूबर को उनके नतीजे हैं, तो उससे पहले इस स्टॉक में भी एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। और 7 दिन के लिए मेरा इस स्टॉक में टारगेट करीब 5,400 रुपए का रहेगा। तो एक दिन में खरीदारी की सलाह कोफोर्ज में करने की आशीष जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी डॉक्टर रेड्डीज में करने की उनकी सलाह है। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक राय आपसे लेंगे आशीष जी, लेकिन उससे पहले आईटीसी पर जरा अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करते हैं। काफी समय से ये शेयर जो था वो सुस्ती झेल रहा था, लेकिन आज 0.3% की मजबूत बढ़त पर ये बंद हुआ है। दरअसल दिग्गज ब्रोकिंग फर्म CLSA इस शेयर पर बुलिश हो गया। वजहें भी काफी हैं। इस आउटलुक की वजह क्या है बताने के लिए हमारे साथ है देवांशी। देवांशी बताएं, आईटीसी पर CLSA इतना बुलिश क्यों है?
आईटीसी के शेयर में आज करीब 3 से 4% तक का उछाल देखने मिला और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई। इसकी मेजर वजह थी सीएलएसए का अपग्रेड आना। सीएलएसए ने आज आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग से बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दे दी और 220 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। सीएलएसए का ये मानना है कि कंपनी लंबे समय में जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है, इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही जो एफएमसीजी कारोबार पर इनका जो फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, इससे इनको लंबे समय में फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। एफएमसीजी इनका मेजर वैल्यू ड्राइवर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा FY23 तक एफएमसीजी सेगमेंट से जो कामकाजी मुनाफा एबिटा है वो सालाना आधार पर करीब 30% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही इनके जो वैल्यूएशन है वो काफी आकर्षक बनते हुए दिख रहे हैं सारे एफएमसीजी कंपनीज को अगर कंपेयर करें। और इसके अलावा कंपनी का ये भी सीएलएसए का ये भी कहना था कि अगर आप देखिए सिगरेट कारोबार को, जो कि कंपनी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, यहाँ से कैश फ्लो जनरेट होता हुआ दिखेगा, जिसके चलते जो अन्य कारोबार हैं जैसे कि एफएमसीजी, होटल कारोबार, एग्री कारोबार, इनको काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिखेगी। यही नहीं, लगातार कंपनी जो इन्वेस्टर्स मीट करती आ रही है, इसमें भी कंपनी का एफएमसीजी पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। इनका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में इस सेगमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिखेगी और इनका ज्योग्राफिकली अगर देखें तो जो नॉन मेट्रो शहर हैं इन पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मांग आती हुई दिखी है अनलॉकिंग के चलते और इसी पर कंपनी लगातार फोकस करती हुई दिख रही है। नए अधिग्रहण से कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही लॉकडाउन के दरमियान भी कंपनी ने करीब 60 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसका फायदा मिलेगा कंपनी को। कंपनी का ये भी कहना है कि इनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इनकी बिक्री लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके चलते इनके मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे आने वाले तिमाही में। और यूपी नूडल्स साथ ही बिस्किट सेगमेंट, इसमें हमने देखा है करीब 20% से लेकर 50% तक की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये कुछ फास्ट रिकवरिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसके चलते कंपनी को मदद मिलती हुई दिखेगी। तो कुल मिला के एफएमसीजी प्रोडक्ट से आईटीसी को काफी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और सीएलएसए भी काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखा है। शुक्रिया देवांश इस पूरी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए। आशीष जी, आईटीसी में सुस्ती के बाद एक बढ़त देखने को मिली, एफएमसीजी सेगमेंट में फोकस भी कंपनी का बढ़ा है। अभी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इसको समझते हुए आईटीसी जैसे शेयर में क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि आईटीसी ने एक एफएमसीजी एक क्षेत्र की एक रैली को बिल्कुल मिस आउट कर दिया है। यदि आप पीयर सेट में दूसरे स्टॉक देखें तो उन्होंने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि जो एनालिस्ट कम्युनिटी था उनका अभी भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था कि जो ग्रोथ मोमेंटम उनके जो एफएमसीजी सेक्टर में वो कितना मेंटेन रहेगा। और मेरा सलाह अभी भी ये रहेगा कि हमें एटलीस्ट इस क्वार्टर के नतीजे और देखना चाहिए, क्योंकि जो उनका एफएमसीजी सेक्टर में जो दूसरे पीयर सेट है उनकी ग्रोथ के कंपैरिजन में इनका ये ग्रोथ है वो कैसा रहता है वो देखने की जरूरत है। तो मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि सितंबर क्वार्टर के नतीजे का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद में आईटीसी पे कॉल लेना। तो नतीजों के बाद ही कोई फैसला लेने की सलाह आईटीसी में दे रहे हैं आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और खबर जिसका रुख करते हैं। कल फेडरल मुगल का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। हालांकि 22% के भारी डिस्काउंट के चलते इस ओएफएस पर भी सवाल उठने लगे हैं और पूरे साल की अगर बात की जाए तो ओएफएस के निवेशकों के हाथ भारी निराशा ही लगी है। अब इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, ऊंचे दामों पर ओएफएस ला रहे हैं प्रमोटर्स, लेकिन निवेशकों की निराशा की वजह क्या है? देखिए, अमूमन हमने सुना है कि जब भी ओएफएस आता है तो इन्वेस्टर्स को उसमें ले लेना चाहिए स्टॉक को। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्टॉक में तेजी आती है। पहले काफ़ी बार ऐसा हुआ है, लेकिन साल 2020 थोड़ा अलग रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, एटलीस्ट ओएफएस में। हमारी रिसर्च के मुताबिक करीब 12 कंपनियां हैं जिनने साल 2020 में ओएफएस लाए हैं, लेकिन इन 12 में से 4 कंपनियां ऐसी है जिनका करंट मार्केट प्राइस उनके ओएफएस के फ्लोर प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यह है राइट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और इंडोरामा सिंथेसिस। जिन कंपनी के स्टॉक प्राइस अपने ओएफएस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक तो जीटीपीएल हैथवे है जिसमें अच्छी खासी रैली देखने मिली, एसबीआई लाइफ भी है जो ओएफएस प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट हो, एचडीएफसी एएमसी, आंध्रा पेपर, सुमितोमो केमिकल्स, ये वो स्टॉक्स है जिनके प्राइस ऊपर तो है अपने ओएफएस प्राइस से, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिली है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं। इसका साफ मतलब है कि प्रमोटर्स जो अपने स्टेक बेच रहे हैं वो काफ़ी हाई प्राइस पे बेच रहे हैं और इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं उनको इन शेयर्स में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल देने के लिए आपका। चलिए, अब शो में वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का।
बम्पर कमाई वाला ऑप्शन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज से वीके शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से शो में। अब बताइए कल के लिए आज कौन सा ऑप्शन आप बताने वाले हैं? जी, आज भी दो ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ स्वाति जी। आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को नमस्ते। पर ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे इन्फोसिस में है। हालांकि मैं इन्फोसिस के साथ साथ मारुति भी बता रहा हूँ, लेकिन इन्फोसिस में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो 1150 की कॉल में लेने की सलाह दे रहा हूँ, करीब 52 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखा जाए 40 रुपए का और टारगेट रहेगा 72 रुपए। इसमें 29% वृद्धि हुई है ओपन इंटरेस्ट में और 15% अक्टूबर सीरीज के अंदर ही ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। आज भी 5% OI बढ़ा और 2% स्टॉक ऊपर गया। तो ये मेरी पहली प्रेफरेंस। और अगर आपके दूसरा और कोई स्टॉक लेना हो उसके अलावा तो मारुति को देख सकते हैं। वो इसके चलते हुए कि जो आज रिवाज जो अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते हुए ऑटोज के अंदर थोड़ी हम तेजी शायद देख पाएंगे कल। तो 7200 की कॉल 3 रुपए पे ली जाए, 170 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 275। इसके अंदर पोजीशन सिर्फ 7% बनी है इस सीरीज में। स्टॉक 13% ऊपर है। आज वही थोड़ा घटा है, तो थोड़ा बहुत चांसेस का ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्फोसिस पे। नमस्ते, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। चलिए शो में अब जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अनिल जी के पास सीधे फिर से चलते हैं। अनिल जी, आज तो मुनाफा वसूली हमने देखी, क्या कल भी ये जारी रह सकती है और या फिर लगता है आपको कि बाउंस बैक कर जाएंगे? किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट तो अहम होंगे, लेकिन जिन वजहों से आज भारतीय बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी वो भी हमें कल देखने होंगे। एक तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर ऊपर की तरफ है, लगातार एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ा रुकना लाजमी है। FIs की खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी। ये तो नहीं कहेंगे कि वो बेच कर निकलने के मूड में, लेकिन थोड़ी धीमी पड़ती हुई जरूर दिखी है। और 12,000 का लेवल निफ्टी पर एक मनोवैज्ञानिक बड़ा स्तर भी है, तो उसके आसपास थोड़ा सा रुकना लाजमी है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली बाजार बेहद मजबूत है और ऐसे में गिरावट में खरीदारी के मौके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जब तक 11,800 11,850 की सपोर्ट रेंज को निफ्टी होल्ड करता है तब तक तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कल के लिए यही रेंज आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट का काम करती दिखेगी। और ऊपरी स्तरों पर 12,000 12,025 एक छोटी सी रुकावट है। अगर इसे पार करके टिके तो फिर 12,150 12,200 तक की राह निफ्टी पर खुलती हुई नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,450 23,550 तुरंत सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी पर कल के लिए। अगर इसे हमने तोड़ा तो 23,050 23,200 की रेंज तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, वैसे संभावना कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 23,950 से 24,150 ये वो रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी जाकर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़े से सीमित दायरे में यहां वक्त बिताने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। आगे नए ट्रिगर्स जो भी आते हैं बाजार के लिए, उसके दम पर बाजार में आगे की चाल बनती हुई दिखेगी। लेकिन थोड़ा सा रुककर, थोड़ा सा यहां वक्त बिताकर पोर्टफोलियो चर्निंग होगी, स्टॉक्स में एक्शन होगा, इंडेक्स शायद थोड़ा सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शामिल होने के लिए शो में और कल की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब देखते हैं कल ऑप्शन में किन रणनीति के चलते आपको कमाई के ऑप्शन मिलेंगे। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मेरा कल के लिए मैंने दो ऑप्शंस चुने हैं। उसमें से पहला जो है वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब में कल खरीदारी करने की सलाह होगी 3,200 का कॉल ऑप्शन। आज का उसका क्लोजिंग प्राइस करीबन 138 के करीब है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 119 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 165 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 175 का। ये मेरा पहला ऑप्शन था। मेरा दूसरा जो ऑप्शन है उसमें पुट खरीदारी करने की सलाह है। भारतीय एयरटेल का 410 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। इसका आज का प्राइस अगर क्लोजिंग प्राइस देखते तो करीबन 18.50 रुपए है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 14 रुपए का और मेरा लक्ष्य रहेगा 24 रुपए। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। और फिर अंत में आशीष जी आपके पास हम आ रहे हैं।
और आशीष माहेश्वरी जी के पास। और सर आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की आप आज सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं दोबारा से आईटी की तरफ ही दोबारा जाना चाहूंगा और यहाँ पर मेरा पिक रहेगा एल&टी इन्फोटेक। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप जो आपने आज देखा एल&टी इन्फोटेक में, ये आगे भी जारी रहेगा। 20 तारीख को कंपनी के जो नतीजे आएंगे वो काफी बेहतरीन रहने की संभावना है, क्योंकि इस कंपनी का जो फोकस है ज्यादा डिजिटल बिजनेस पे है और जो डिजिटल बिजनेस में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा मार्केट कैप वाइज देखें तो 6 नंबर की कंपनी है इंडिया की। एफआईज ने पिछले एक साल में अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर में 8% से बढ़ा के 12% तक हिस्सेदारी उन्होंने कर लिया और 75% शेयर इसमें प्रमोटर्स के पास में। तो काफी कम फ्लोटिंग स्टॉक इस स्टॉक में पब्लिक के पास में है। मेरा मानना है कि बिल्कुल इस स्टॉक की एक री रेटिंग जैसा दूसरे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके साथ हुई है, जो टीसीएस में, विप्रो में, इन्फोसिस में हमने देखा है। तो मेरा मानना है बिल्कुल इस स्टॉक पे भी आप नजर जमाना चाहिए और 4,000 रुपए का मेरा मिनिमम टारगेट इस अगले 6 महीने के लिए रहेगा। बट मेरा मानना है कि अगले 1 साल तक यदि आप स्टॉक को होल्ड करें तो इनफैक्ट 5,000 के ऊपर भी स्टॉक निकल सकता है। तो 6 महीने से 1 साल तक की खरीदारी एल&टी इन्फोटेक में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और साथ ही हमारे सभी रिसर्च एनालिस्ट हम तक खबरें पहुंचाने के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। लेकिन सुबह 7 बजे से बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए जुड़िए जी बिजनेस के साथ।